डॉक्टर सलमान नसीर दोस्तों CHO महाराष्ट्र यानी कि बहुत जल्द हमारे सामने ये एग्ज़ाम की डेट आने वाली है और उसका प्रिपरेशन, उसके लिए किस तरह से तैयारी करना, तमाम चीज़ें मैं आपको वक्त के साथ बताते रहूँगा। अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को यानी मेडिकोस लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो फ्लैश हो रहा है इसको आप व्हाट्सअप पे आप मुझसे जुड़ जाइए, इंस्टा पे जुड़ जाइए ताकि मैं आप लोगों तक जो है तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहूं। दोस्तों मैं कोशिश ये कर रहा था कि जो सिलेबस है प्रीशियस बेस पर मैंने सिलेबस जो है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है उसके बेस पर भी जो है तो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। मैंने भी इसको 2 मरतबा जो है ये एग्जाम कंडक्ट किया हो, इसलिए मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कुछ जो है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हार्ट के स्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड जो है तो क्वेश्चंस आए थे। तो मैं एक आज के इस लेक्चर के अंदर एक हिस्से के अंदर में आप लोगों को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के वो चीजें, वो पार्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वही वीडियो आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो यानी हार्ट और वैस्कुलर यानी कि उसकी वेसल्स या वेन्स। अब इससे रिलेटेड जितनी ऑर्टा है और इसके अलावा जो हार्ट है और हार्ट का जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम CID बोलेंगे यानी कि MI वगैरह। साथ ही इसमें दोस्तों सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज यानी कि जैसे कि स्ट्रोक है, TIA वगैरह है। इसके अलावा दोस्तों पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और रेमेटॉइड हार्ट डिजीज यानी कि ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जिसकी वजह से क्या है वॉल्स वगैरह खराब हो जाते हैं। साथ ही इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलर है, एरिथमियाज है और जैसे कि मैंने आपको बताया हाइपरटेंशन है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। इसमें मेन जो है पॉइंट्स एनाटॉमी फिजियोलॉजिकल जो है आ सकते हैं, इसलिए हम लोग को इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बहुत कम वक्त में, यानी कि एक ही लेक्चर्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि तमाम चीजें आप लोगों तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप तक जो है तो शेयर करूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली अगर हमको सबसे पहले अगर कुछ देखना है तो वो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये याद रखिए कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ठीक है, 29 सितंबर को। बहुत ज़्यादा चांसेस हो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस का। इससे वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने WHO के साथ मिलकर 2000 में स्टार्ट किया था, ठीक है, ये याद रखिए। इसका मकसद जो है लोगों में हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई BP के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करना। तो इस तरह ये इसका मकसद था। इसमें ना अलग अलग थीम भी होते हैं जैसे कि यूज़ हार्ट, यू नो हार्ट या पावर योर लाइफ यानी अपने दिल का ख्याल रखो क्योंकि ज़िंदगी उसी से चलती है। इस तरह के अलग अलग थीम हर साल अलग अलग हो सकते हैं। 2025 में आप एग्ज़ाम अगर देने वाले हो तो इस साल का वर्ल्ड हार्ट डे का थीम, चूँकि तब सितंबर गुजर चुका है, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया था, तो मे बी 29 सितंबर या फिर उससे एक साल पहले। चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहली हार्ट सर्जरी कहाँ हुई और दुनिया में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ। तो अगर सर्जरी की मैं बात करूंगा तो सबसे पहली सक्सेसफुल हार्ट सर्जरी जो है 1893 में हुई थी। कहाँ पर? शिकागो अमेरिका में। और किसने किया था? डॉक्टर डेनियल हेली विलियम्स ने किए थे, ठीक है। बात करेंगे कि सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ। देखो ट्रांसप्लांट, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट दुनिया में, वर्ल्ड में कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में होता। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है इसका, हमारे बॉडी में जब बेबी माँ के पेट में डेवलप होता है ना तो सबसे पहला ऑर्गन जो काम करना शुरू करता है वो होता है दोस्तों दिल। यस। और कब? सिर्फ 3rd वीक में। अब 3rd वीक मतलब दिनों में अगर देखेंगे डेज में तो लगभग 21, ठीक है, 21 या 22, 21 से 22 दिन के बाद
दिल का धड़कना शुरू हो जाता है, यानी जब बेबी का शेप भी ठीक से नहीं बनना होता तब भी उसका दिल धड़कना शुरू कर चुका होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अब हम जाल देखेंगे, ये ब्लड वेसल्स, उनका जो जाल है बहुत बड़ा, तो ये कितनी है, उसके कितनी लेंथ है, कितना किलोमीटर है, ये सब चीज़ें जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कई मरतबा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इंसान के शरीर में जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है बहुत बड़ा है। टोटल लेंथ की बात करूँगा मैं, लगभग 96,000 से 1,96,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक की लेंथ हो सकती है। जी हाँ, यानी अगर सब रगों को एक लाइन में अगर जोड़ दिया जाए ना तो पूरी ज़मीन के 2.5 चक्कर लगा सकती है। ब्लड वेसल्स की अगर हम टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, हम कह रहे हैं ना कार्डियोवैस्कुलर, तो वैस्कुलर का मतलब उसमें सब कुछ आ गया, उसमें आर्टरीज आ गई, वेन्स आ गई, कैपिलरीज आ गई। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी, तो याद रखना चाहिए ऑर्टा का आर्टरीज का काम क्या है, हार्ट से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है बॉडी तक ले जाना। अब वेन्स का क्या काम है, बॉडी से यूज ब्लड क्या करना है, वापस हार्ट तक लाना है। ठीक है, तो इसमें मेन वेन्स कौन सी है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेन का भाग। ठीक है, और कैपिलरीज यानी छोटी छोटी जो रगें हैं, पतली रगें जहाँ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, वो कैपिलरीज कहलाती है। और सिर्फ ब्रेन में अगर हम देखेंगे 650 किलोमीटर तक ब्लड वेसल्स होती हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हार्ट से आर्टरीज में ब्लड जाएगा ऑर्टा के थ्रू, फिर आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स के थ्रू। आर्ट्रियोल्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ आर्टरी। अगर स्मॉलेस्ट आर्टरी अगर पूछा गई, सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी, तो हमको याद रखना चाहिए आर्ट्रियोल्स। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लॉन्गेस्ट वेन, तो कहीं हमको याद रखना चाहिए सिफेलेस वेन। कहाँ होती है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होती है। लॉन्गेस्ट वेन अगर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर में ये काम आती है, तो उसमें हमको याद रखना है सिफेलेस वेन। लार्जेस्ट वेन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो इन्फीरियर वेना केवा, और सेकंड लार्जेस्ट अगर बात करेंगे तो सुपीरियर वेना केवा। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन झुकाव होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पॉइंट्स टुवर्ड्स राइट साइड, तो उसको क्या कहेंगे, तो ये इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, एक्टोपिया कार्डिस, डेस्ट्रोकार्डिया, ऑर्टिक आर्च सिंड्रोम और टकायोसिस डिजीज़। तो इसमें हमको थोड़ा सा अगर तमाम ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग MCQs जो है यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिया कॉर्डिस। अब ये असल में क्या है, एक्टोपिया जहाँ भी वर्ड आएगा, यानी कि जो अपना मकाम है वो मकाम से हटकर, या फिर जैसे कि हम सुनते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो सेम एक्टोपिया वर्ड आ गया, मतलब वो वहाँ पर जो है बाहर की तरफ निकला हुआ हार्ट समझ जाओ इन शॉर्ट। ये एक रेयर कंजाइटल जो है जन्मजात कंडीशन होती है एक्टोपिया कॉर्डिस। इसमें हार्ट जो है अपनी नॉर्मल चेस्ट कैविटी के बाहर होगा, कभी चेस्ट के ऊपर स्किन के बाहर, कभी नेक या एब्डोमेन के पास, मतलब हार्ट बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट नहीं होता। बहुत रेयर कंडीशन है ये, 1 in 1 million केस, समझ रहे, बहुत कम। सर्वाइवल रेट बहुत लो होता है इसका, लेकिन अर्ली सर्जरी से कुछ केसेस से हो सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा है वो डेस्ट्रोकार्डिया है। जी हाँ दोस्तों, डेस्ट्रोकार्डिया क्या है, मैं अपनी प्रैक्टिस का जो है एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा डेली का एक रूटीन था प्रैक्टिस के अंदर, जब ड्यूरिंग इंटर्नशिप, कि मैं ऑस्कल्टेट कर लिया करता था, वो तो अभी भी करना होता है। तो एक मरतबा मेरे हार्ट साउंड जो है, मैं उसमें थोड़ा डिस्टर्ब, यानी कि मैं डिस्टर्ब हुआ या कन्फ्यूज़ बोल सकते हैं, कि फिर सर मुझे देखने लगे जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था, मैं पीडियाट्रिशियन के पास था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। तो सर ने कहा कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं कहा हाँ। तो कहा कि ये इनका जो हार्ट है वो राइट साइड में है। किधर है, राइट साइड में है, और ऐसा बहुत
कम केसेस होते हैं जिनका हार्ट राइट साइड में होता है, जिसको हम डेस्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल हार्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन इस कंडीशन में हार्ट जो है राइट साइड में था। ये भी एक कंजेनाइटल कंडीशन है दोस्तों, पैदाइशी है। कई लोगों में सिर्फ हार्ट राइट साइड में होता है, जिसको सिंपल डेस्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, जबकि कुछ लोगों में पूरी बॉडी के ऑर्गन्स उल्टे साइड में होते हैं। इसे साइटस इनवर्सस कहते हैं। ठीक है, साइटस इनवर्स। तो राइट एट्रियम की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये याद रखिए कि ये बॉडी से आने वाला डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो राइट एट्रियम से क्या होगा, ब्लड यहाँ जाता है और फिर लंग्स के लिए पंप होता है। यहाँ पर क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर कहाँ जाएगा, लंग्स के लिए जाएगा, कई के लिए लंग्स के लिए पंप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको याद रखना चाहिए लेफ्ट एट्रियम का इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ आता है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड यहाँ जाता है और पूरी बॉडी में पंप होता है। यह हार्ट का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर माना जाता है। कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर मैं वॉल्स की बात करूँगा, हार्ट के अंदर मौजूद जो वॉल्स होते हैं तो उसमें दोस्तों एक है ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, माइट्रल वॉल और ऑर्टिक वॉल। 4 वॉल हार्ट के अंदर होते हैं। हार्ट में जो वॉल्स है उनका काम है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना, पीछे जाने नहीं देना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइकस्पिड वॉल की। कहाँ होता है दोस्तों ये लोकेटेड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इसमें 3 लीफलेट्स होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल जो कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसमें 3 लीफलेट्स होते हैं। साइज की बात करेंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ये याद रखें, इसमें से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी बात करेंगे हम पल्मोनरी वॉल की। ये कहाँ होगा, लोकेट राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वॉल के बीच में रह गई है। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3 सेमिलुनर लिफलेट्स इसमें होता है। इसमें भी 3 है और ट्राइकस्पिड में भी 3 लिफलेट्स होते हैं। ये दोनों का आप सेम चीज़ें याद रखिए। दोस्तों हार्ट की जो लेयर्स हैं आपको याद रखना चाहिए कि हार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से मिलकर बनता है उसकी जो लेयर है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो हार्ट का सबसे बाहरी यानी कि आउटर लेयर अगर कोई है तो वह है एपिकार्डियम। ठीक है, आउटर। और मिडल लेयर की बात करेंगे यानी बीच की, मायोकार्डियम। और उसके साथ साथ इनर की बात करेंगे तो एंडोकार्डियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकार्डियम की। तो ये हार्ट के सबसे आउटर लेयर है। एपिकार्डियम एक थीन प्रोटेक्टिव लेयर है जो हार्ट को कुशनिंग और लुब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी होते हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम या फिर जो पेसमेकर है, इस तरह उस पर हम बात करेंगे कि इसमें जो ऐसे नोड हैं तो ये इसको ऐसे नोड को जो है याद रखना चाहिए कि नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। और हार्ट के राइट एट्रियम में एक छोटी सी जगह होती है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम साइनोएटियल नोड होता है। यही होता है हार्ट का नेचुरल पेसमेकर। यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होती है जिससे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मल रेट जो है इसका 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, सेकंड एवी नोड, ये सिग्नल कंट्रोलर है। जब इम्पल्स एट्रिया से निकलती है तो वो एवी नोड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकल नोड तक आती है। यहाँ इम्पल्स थोड़ा रुकती है ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ सके, फिर ये सिग्नल वेंट्रिकल तक भेजता है। अब इसके बाद है बंडल ऑफ हीट यानी पाथवे। एवी नोड से इम्पल्स बंडल ऑफ हीट में जाती है। ये एक इलेक्ट्रिकल वायर जैसा पाथवे है जो सिग्नल को डाउनवर्ड या वेंट्रिकल तक ले जाता है।
राइट और लेफ्ट, इसके बाद क्या है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ इज दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये दोनों अपने अपने वेंट्रिकल्स को सिग्नल भेजते हैं। और उसके बाद है दोस्तों परकिंजर फाइबर्स, जो फाइनल एक्टिवेटर है। आखिर में ये सिग्नल परकिंजर फाइबर्स तक पहुंचता है, जहां से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हार्ट से ब्लड पंप होता है। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए, ऐसे नोड से शुरू हुई एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल स्पार्क पूरे हार्ट को एक परफेक्ट राइदम में चलाती है। इसी कोऑर्डिनेशन में से होती है हर एक धक 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 धक। ठीक है, तो अगर ऐसे नोड फेल हो जाए ना, तो एवी नोड अपने आप पेसमेकर बन जाता है। मतलब हार्ट के पास भी बैकअप सिस्टम होता है, बिल्कुल एक इंटेलिजेंट मशीन की तरह। कार्डियक डिजीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसमें एक है दोस्तों हार्ट फेलर। ठीक है, हार्ट फेलर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका एक नाम होता है दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी कहते हैं, और कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी कह सकते हैं, या फिर एलवीएफ भी कहा जाता है इसमें। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आप याद रखिए। हार्ट फेलर इज अ कंडीशन वेयर हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड टू नीड मेटाबॉलिक ऑफ द बॉडी। ठीक है, पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों अपन हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन जो है दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं कि हाइपरटेंशन इज़ द परसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि किसी का भी ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, आप ओपीडी में बैठे हैं या जनरल प्रैक्टिस करते हैं या कहीं सर्विस या जॉब करते हैं, तो आप जब भी किसी का ब्लड प्रेशर चेक करते हो अचानक से बढ़ जाता है, जबकि पेशेंट कहता है कि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। तो इसमें डायरेक्टली मेडिसिन नहीं दी जाती, ना कोई डॉक्टर देता है। तो ऐसे में आप लोग को एक चीज़ याद रखना चाहिए, हाइपरटेंशन किसको कहेंगे हम, एक वर्ड है इसमें परसिस्टेंट इंक्रीज। ठीक है, यानी कि एक मर्तबा नहीं, कम से कई मर्तबा पेशेंट को चेक करने के बाद अगर वो इस तरह परसिस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। पेशेंट में दोस्तों इसके अगर टाइप्स की बात करेंगे तो प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी में दोस्तों के जैसे कि फॉर एग्जांपल एज रिलेटेड, कोई बड़ा इंसान है तो वो उसमें 140 बीपी मिल गया, 150 या 160 अगर उसका सिस्टोलिक मिल रहा है तो ये नॉर्मल होता है। फैमिली हिस्ट्री में किसी के पेरेंट्स को अगर हाइपरटेंशन था तो उसकी जो है जनरेशन में ये चीज़ मिलना ये कॉमन हो गया, प्राइमरी बेस पर ये सब। और पुअर डाइट अगर किसी का, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर सॉल्ट अगर वो खाते हैं, फैट्स है या फिर कोलेस्ट्रॉल अगर वो लेते हैं तो उसमें चांसेस है, या फिर अल्कोहल कंजप्शन अगर करते हैं, स्मोकिंग है, या फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या ओबेसिटी या फिर स्ट्रेस है। तो इस तरह ये इन चीज़ों से होने वाला जो ब्लड प्रेशर होता है इसको हम प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा कि जो क्रोनिक अगर कोई बीमारी है, जैसे किडनी डिजीज़ है या फिर एड्रिनल ग्लैंड डिजीज़ है या ट्यूमर्स वगैरह है वहाँ पर एड्रिनल, या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या स्लीप एपनिया है, या हार्मोनल डिसऑर्डर है जैसे कि थायराइड वगैरह, और या फिर आर्टरीज की अगर कोई प्रॉब्लम है या बीमारी जैसे कि हम कहेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस, तो इस तरह से ये सेकंड टाइप में आएंगे जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर की अगर रेंज की बात करेंगे दोस्तों कि एक बात याद रखना, ये मैंने एक मरतब जो CHO एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था उस टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन बना था दोस्तों कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, या फिर स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन जैसे कि आप लोग देख रहे चार्ट में 130 से 139 ये सिस्टोलिक अगर है और डायस्टोलिक 80 to 89 है तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर 120 से 129 तक आता है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, और स्टेज 2 में क्या होगा, 140 से अगर ज़्यादा होगा सिस्टोलिक तो उसको हम स्टेज सेकंड बोलेंगे। और थर्ड में हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंशन क्राइसिस किसको बोलते हैं दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर जो है हमारा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, या फिर ब्लड प्रेशर जो है हम ट्रीट नहीं करते हैं, उसके बारे में बेफिक्र रहते हैं, तो हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है जिसके कॉम्प्लिकेशन बहुत डेंजरस हो सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह जैसे। ठीक है, और बन चुके हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँगा तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दोस्तों
द अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है नो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। लेकिन जब क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना नींद से उठने के बाद ऑक्सीपिटल रीजन के अंदर हेडेक मिलेगा पीछे की साइड से, क्योंकि उस जगह पर जो है फैटिग या चक्कर आना, और साथ ही दोस्तों जो हमारी नज़र है, ब्लड विज़न है, वो जो है हमारी जो नज़रिया है यानी कि धुंधला दिखना, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से दोस्तों एपिस्टेक्सिस नाक से खून आने के भी सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो इसके अलावा और चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकता है। तो मेडिकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक अपना मैनेजमेंट होता है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इतने डीप आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसके गाइडलाइन को आप याद रखें जो है। अगर ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। क्या क्या हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, विजन लॉस हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, बोन लॉस हो सकता है, ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ बढ़ सकती है। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आपको बताएगी, सीवियरली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज रिफर टू एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए ये ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अभी हमने जो बात की वो हाइपरटेंशन के बारे में बात करें। अभी हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में, यानी कि CAD भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, हार्ट की जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज हो जाना, या फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। तो इसकी जो रिस्क फैक्टर है अगर उसमें पूछा गया तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात करेंगे दोस्तों तो हार्ट अटैक आना, इसको आम जन में कहते हैं। इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, जो हार्ट की जो मसल्स है ना वो उसका डेथ हो जाना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और इसमें क्या प्रेजेंटेशन मिलेगा, चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, नौशिया है, डिस्निया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल है दोस्तों, ECG सबसे बेस्ट। इसमें क्या है, चेंजेस नज़र आएंगे हमको, ST एलिवेशन नज़र आएगा, और ट्रोपोनिन वगैरह हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ब्लड की जाँच है, CP कैम भी है, और एरेथमियाज भी हमको जानना चाहिए। इरेगुलर हार्ट बीट, इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया है। और इसमें प्रेजेंटेशन कैसा होगा, पाल्पिटेशन के साथ पेशेंट आएगा, घबराहट के साथ आएगा, चक्कर के साथ आएगा, सिंकोप के साथ आएगा। और साथ ही दोस्तों वल्वुलर हार्ट डिजीज़, यानी कि वॉल में होने वाले प्रॉब्लम कौन से माइटल वॉल, ऑर्टिक है, ट्राइकस्पिड पल्मोनरी वॉल है। इसमें कॉमन डिसऑर्डर क्या है, स्टेनोसिस हो जाएगा, वॉल टाइट हो जाएंगी, रिगर्जिटेशन होगा, इनसफिशिएंसी बैक फ्लो है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी की बात करेंगे, यानी कि दिल की जो मसल्स है उसके अंदर क्या क्या होगा, टाइप्स की बात करें, डायलेटेड है, हाइपरट्रॉफिक है, रेस्ट्रिक्टिव, प्रेजेंटेशन हार्ट फेलर के सिम्टम्स लेकर आएगा। पेरिफेरल आर्ट डिजीज़ की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों लिम्स की जो आर्टरीज है उसमें नैरोइंग हो जाएंगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, क्लॉडिकेशन, यानी कि एक पेशेंट को, एक मरीज़ को जो है तो अगर हमने क्लॉट कर दिया तो किस तरह से होगा, दम घुटने जैसी कंडीशन। और कॉर्ड